मित्रों नमस्कार। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि इधर आप देख रहे होंगे, विगत कुछ महीनों से हम आपके समक्ष बहुत देर में आ पा रहे हैं और हो सकता है महीने में 1 या 2 वीडियो ही दे पाएँ। इसके पीछे हमारे स्वास्थ्य कारण है। उस स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम आपके समक्ष आपकी समस्या और ज्योतिष से संबंधित जानकारी लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, और मैं ये समझता हूँ कि शायद आप इसे नज़रअंदाज करेंगे और हमारी इस गलती को आप लोग माफ़ करेंगे। मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को लेकर के आए हैं। हालांकि बहुत पहले हमने सोच रखा था कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ावेंगे और किसी कारण से इसे नहीं दे पाए। पहले लाइव कार्यक्रम हम करना चाह रहे थे कि आप लोगों के समक्ष लाइव आकर के हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, लेकिन लाइव न करके हम ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम ही करते हैं। अब जो वीडियो डालते हैं, इसी वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्याओं को लिखते हैं और हम उन्हीं समस्याओं का निराकरण करते हैं। समस्याएं जरूरी नहीं कि आपकी ज्योतिष से ही संबंधित हो, ये धर्म से भी संबंधित हो सकती हैं। और व्यक्तिगत जीवन को छोड़ करके कुछ ऐसी सामाजिक स्तर की अगर कोई परेशानी आ रही हो, तो अगर वो हमसे संभव हो सकेगा तो उसका भी समाधान, अगर आप सार्वजनिक रूप से अगर आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए, तो उसका भी हम आपको जवाब देंगे। तो मतलब आपका प्रश्न चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे आपकी कुंडली विश्लेषण से संबंधित हो, चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, हम आपका के प्रश्न का उत्तर देंगे जब भी हम इस कार्यक्रम को, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम आपके समक्ष आएंगे और इसे अपलोड करेंगे। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत ये हमारी दूसरी कड़ी है। इसमें इसका नाम हमने रखा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, और इसी के माध्यम से हम आज आपके सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे दर्शकों ने दिए हैं और इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप लोग हमें जन्म तिथि भी हमें दे देंगे तो उस कुंडली का विश्लेषण हम विधिवत रूप से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लाइव, बशर्ते ये है कि आप, अगर आप कहेंगे कि हमारा नाम गुप्त रखा जाए तो आपका नाम हम गुप्त रखेंगे। आपकी समस्या भी अगर आप कहेंगे तो उसे भी हम किसी ऐसे रूप में पेश करेंगे कि जिससे आपको खराब ना लगे, लेकिन होगा ये रिकॉर्डेड लाइव ही कार्यक्रम। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी नंबर पर, जो हमारा नंबर नीचे चल रहा है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। और मैं ये जो समझता हूँ कि शायद कुंडली का विश्लेषण अगर आपका हो जाएगा तो ईश्वर अगर चाहेगा तो फिर वो समस्या दोबारा से ऐसे आनी भी नहीं है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो है, मतलब एक पहला प्रश्न हम लेते हैं। हालांकि हमने लिख करके रखा हुआ है प्रश्न, चूँकि नाम मुझे याद नहीं रहता है। ये है मिस्टर रोहित, महाराष्ट्र से। इन्होंने ये लिखा है, जाप करने वाली माला में 108 मनके ही क्यों होते हैं? ये जो माला है इसमें 108 मनके ही क्यों होते हैं? 109 इसमें होते हैं। एक हमारा डेस्टिनेशन के लिए होता है, जिसमें ये देखते हैं कि कहाँ से हम प्रारंभ करना है हमें और कहाँ हमें समाप्त करना है। ठीक, तो 108 का एक जो आंकड़ा, देखिए व्यक्ति के जीवन में 108 बहुत बड़ा रोल रखता है। बता देते हैं इसके 2 कारण हैं। आप अगर ज्योतिष में आ जाए, तुम्हारे 12 भाव होते हैं और 9 नक्षत्र होते हैं। 12 का 9 में गुणा करेंगे तो 12 9 या 108, माने 108 का कोरम पूरा हो रहा है। ठीक, और व्यक्ति की जो लाइफ है वो 120, और महर्षि पारशर ने 120 वर्ष मानी है, लेकिन और भी जो अष्टोत्तरी सिद्धांत वगैरह हैं, जैमिनी वगैरह हैं, इन्होंने 108 वर्ष मानी है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा ये है कि 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के आसपास की जो हमारी आकाश गंगा है, इसमें नक्षत्रों का एक घेरा है, वो 27 नक्षत्र है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ठीक है ना, ये तो हमारी राशियां हो गई, लेकिन 27 नक्षत्र भी हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 का जब 4 में गुणा करते हैं तो 108 ही आता है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण हो गया। इस वजह से 108 की माला का इस्तेमाल हम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे मन के रुद्राक्ष के जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा होता है तो 27 हम ले लेते हैं और इस तरह से आंकड़ा करते हैं कि 108 हमें जपने के लिए एक बार में 2 माला जपनी होती है।
तो मैं ये समझता हूँ रोहित जी, रोहित नाम है आपका, रोहित जी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और भी इसके अलावा कोई प्रश्न है तो मुझे आपने संकोच पूछिए। दूसरा प्रश्न भेजा है, केंद्राधिपत दोष क्या है? ये नीलम कोई पंजाब से है, ये टीचर हैं, इन्होंने ये लिखा है केंद्रुम योग क्या होता है और केंद्रुम योग का उपाय क्या है। एक्चुअली में चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा केंद्र में चौथे स्थान का कारक है, फोर्थ भाव को ये रिप्रेजेंट करता है। चौथा स्थान ये केंद्र का स्थान है और ये सबसे जरूरी स्थान होता है क्योंकि यहाँ से माता को देखते हैं और जिसकी जैसी माता शिक्षा देती हैं उस व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बनता है। और वैसे भी चंद्रमा, देखिए आदमी के दो शरीर हैं, एक तो भौतिक शरीर होगा, दूसरा मानसिक शरीर हो गया। जैसा सोचेंगे, जैसा आपका मन होगा उसी तरह से आपकी प्रोग्रेस होगी। तो चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। केंद्रुम योग का मतलब ये होता है कि चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह न हो, दोनों भाव खाली हो, तो चंद्रमा को एक दोष लगता है जिसका नाम केंद्रुम है। तो इसके ये समाप्त भी हो जाता है। समाप्त होने के बाद मान लीजिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि को देखे या उच्च राशि में स्थित हो तो इस तरीके से ये इसका दोष समाप्त भी हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। और कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछें। तीसरा प्रश्न लिया है, केंद्राधिपत दोष क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं मिस्टर महेश जी। तो केंद्राधिपत दोष की बात करते हैं। देखिए हमारे 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें 2 राशियां लाट हैं। कौन सी हैं? एक तो बुध, दूसरा गुरु। बुध की एक राशि कन्या और दूसरी मिथुन, और गुरु की धनु और मीन। तो जब केंद्र में दोनों राशियां पड़े और स्वयं से वो ग्रह केंद्र में स्थित हो अपनी ही राशि में, तो एक केंद्राधिपत दोष लगता है। केंद्राधिपति दोष ये अच्छा नहीं माना जाता है और इसमें वो ग्रह अपने पावर को खो देता है, काम करने की क्षमता उनकी घट जाती है। मैं समझता हूँ पावर देता ही नहीं है, उनकी क्षमता ही नहीं होती है। तो ये केंद्राधिपत दोष होता है। और ख़ास तौर से अगर लग्न है, मान लीजिए कन्या लग्न या मिथुन लग्न या धनु लग्न या मीन लग्न, अगर लग्नेश में इन 2 ग्रहों की एक राशि पड़ रही, दूसरी राशि अगर केंद्र में आ रही है कहीं और वो ग्रह भी उपस्थित है तो केंद्राधिपत दोष नहीं लगता है। ठीक है ना? हमारी आवाज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। हम धीरे से ही बोल रहे हैं। तो ये कानपुर से थे। अब चौथा प्रश्न ले लेते हैं। आचार्य दीपक शास्त्री, इन्होंने ये लिखा है महुआ उत्तर प्रदेश से। 7.5 और ढैया पर विस्तृत चर्चा करें। तो दीपक जी, 7.5 का बड़ा डर है और ढैया का भी बड़ा डर है, खासतौर से शनि का ही डर है। बच्चा फेल हो गया, कल 7.5 चल रही। नौकरी में समस्या आ गई, ढैया चल रही। पत्नी से लड़ाई हो गई, ढैया चल रही है। सारा कष्टों का ठीकरा शनि के ऊपर फोड़ देते हैं। जब आप चंद्रमा से, जब आपका शनि चौथे और 8वें स्थान में हो, अगर चौथे में है तो ढैया, 8वें स्थान में तो ढैया, तो ये तो ढैया की बात हो गई। ढैया माने 2.5 वर्ष। देखिए ये इसका जो शनि का गोचर है वो 30 वर्ष का होता है, एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। तो जब आपके चौथे भाव में गोचर करेगा तो क्या बनेगा? ढैया बनेगी। जब 8वें भाव में गोचर करेगा तो ढैया बनेगी। इसका अलग अलग प्रभाव, हर लग्न पर इसका प्रभाव अलग है। घबराने की बात नहीं कि हमारे ढैया चल रहे। मान लीजिए आपकी मकर या कुंभ लग्न है या ऐसी लग्न है जिसमें शनि आपका को अच्छा रोल अदा कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि सावधान 22 पसेरी नहीं तौलते हैं, जैसा कि आजकल इस समय चल रहा है। इसके बारे में बाद में हम जो चर्चा करेंगे, है ना। और अब रह गया 7.5। चंद्रमा से एक घर पहले, चंद्रमा से एक घर बाद
जब शनि का गोचर होता है तो 7:30 की बनती है। विस्तृत चर्चा नहीं हो पाएगी, जो कुछ 2-4 मिनट में हम दीपक जी बता पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर इसके बारे में आपको विशेष बात करनी है तो आप हमें हमारे नंबर पर फ़ोन भी आप कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चंद्रमा से एक घर पहले माने राशि से, मान लीजिए किसी व्यक्ति की, एक एग्जाम्पल लेकर के जो है बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है, माने चंद्रमा आपका एक नंबर में मेष राशि में, तो मेष राशि से पहले आपकी पड़ेगी मीन राशि, मीन लग्न। मीन लग्न में जब आपका चंद्रमा एंट्री करता, प्रवेश करता 2.5 वर्ष के लिए, तो 7:30 की पहली ढैया प्रारंभ होती है। और जब ये उस राशि में गोचर करता है तो दूसरी ढैया प्रारंभ होती है। और जब उस राशि से अगले भाव में चला जाता है, माने मेष की अगर हम बात करते हैं, मैं मेष राशि की बात कर रहा था। मेष राशि से माने चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में, पुनः इसे रिपीट कर देते हैं, तो चंद्रमा अगर मेष राशि में है, माने मीन राशि में चंद्रमा जब प्रवेश करेगा मीन लग्न में, तो 7:30 शुरू होगी। और जब मेष राशि पर चलेगा तो 2.5 वर्ष वो हो गए और 2.5 वर्ष ये हो गए। और जब मेष के बाद वृष राशि में, माने लग्न से, माने आपकी राशि से जब दूसरे भाव में जाएगा तब 7:30 शुरू होगी। तो 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष 7.5 वर्ष, इसलिए इसका नाम रखा गया 7:30। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 7:30 कोई हुआ नहीं, शनि दंडाधिकारी, गलत काम करोगे दंड मिलेगा ही। तो जीवन में कभी कोई गलत काम ना करें, अनजाने में हो जाए वो एक अलग की बात है, क्योंकि आप लोग इंसान है, कोई ईश्वर नहीं है, और गलती करना ये इंसान की फितरत है। अब अगले प्रश्न की बात करें दीपक जी, मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मोहन नागपाल जी असम से हैं, इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने प्रश्न ये किया है कि अष्टम भाव में मंगल क्या दुर्घटना कारक होता? नहीं, मंगल अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है। मंगल एक्चुअली में एक क्रूर ग्रह है, और मंगल में उत्तेजना ज़्यादा होती है। जब अष्टम भाव में मंगल होता है तो करता क्या है, ये आयु का स्थान है, और ये इसे मांगलिक दोष में आता है। कभी समय मिलेगा तो मांगलिक दोष पर हम अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे, विधिवत रूप से हम चर्चा करेंगे, और ये बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा हम बताते थे, मंगल अगर लग्न में है आपका, माने भाव नंबर 1, मंगल अगर चौथे भाव में है, माने भाव नंबर 2, 4, मंगल अगर 7वें में है, मंगल अगर 8वें, मंगल अगर 12वें में है, तो मांगलिक दोष बनता है। मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है। मंगल अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल शौर्य का कारक है, मंगल स्फूर्ति का कारक है, मंगल ब्लड का कारक है, हीमोग्लोबिन का कारक है। जिसका मंगल कमजोर होता है उसका हीमोग्लोबिन गड़बड़ होता है, उसे थायराइड हरदम में बना रहता है। तो अष्टम स्थान में मंगल दुर्घटना कारक नहीं है, वही ये बात आप दिमाग से बिल्कुल भी हटा दीजिए, बिल्कुल भी निकाल दीजिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, उन्होंने हमसे जो प्रश्न किया है कि नाम अपना नहीं दिया है, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि क्या कुंडली देखने में ग्रहों का गोचर और महादशा देखना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। गोचर इस ऐसे अनिवार्य है, तो एग्जाम्पल लेकर के मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको दिल्ली से एक पैसे का ड्राफ्ट चला जो आपको मिलना है। ड्राफ्ट आपके दरवाजे पर तभी आएगा जब डाकी आपके दरवाजे से गुजरेगा। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उस समय अच्छे और बुरे फल सब उसे मिल जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के फल होते हैं। वर्तमान में जो आप आचरण कर रहे हैं वो नहीं मिलते हैं। उसके हिसाब से इसमें जब आप इस जीवन में आप जो व्यवहार करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसका फल हमें आगे मिलेगा। सिद्धांत ये है। तो जन्म के समय हमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल मिल जाते हैं। ये मिलते तब हैं जब उस ग्रह की दशा चलती है। तो सबसे पहले हमको जन्म के समय के ग्रह देखने चाहिए, फिर उसकी महादशा देखनी चाहिए कि कहीं चल तो नहीं रही, या वो ग्रह कहीं प्रत्यांतर में तो नहीं है, अंतर में तो नहीं है। और फिर ये देखना चाहिए वो ग्रह कहीं इस समय जिस
भाव का आपको नुकसान हो रहा है, कहीं उस भाव में तो नहीं मूवमेंट कर रहा है। जैसे फिर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए शनि को ही ले लेते हैं, शनि का डर बहुत है, इसी से बात कर लेते हैं। शनि है, जैसे मान लीजिए शनि अगर आपका अच्छे भाव का कारक नहीं है, और वर्तमान में शनि अगर चौथे स्थान में गोचर कर रहा है और शनि के 7.5 भी चल रही है या ढैया भी चल रही है, तो शनि का जो फल आपको मिलेगा वो चौथा स्थान भूमि भवन और वाहन माता का कारक है। हो सकता है माता जी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी और भवन में आपको दिक्कत हो जाए, तो ये सब फल मिलते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये मिला कि उतना ही जरूरी है महादशा, ग्रह गोचर और ग्रहों का बल, षडबल और बलाबल देखना, जितना कि कुंडली का लग्न से। यहाँ तो लोग करते क्या, रास्ता चलते ट्रेन में एक चक्र बनाया छोटे से कागज में, और जरा मेरी कुंडली देखिए आप, मजाक बना करके रखा हुआ ज्योतिष को। अरे ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, एक तो किसी को होता नहीं, तो बिल्कुल भविष्य, आजकल तमाम कथा भागवत वाले भविष्यवक्ता है बैठे हुए, माइंड रीडर है ना। 50,000 की भीड़ में उन्होंने कहा महेश खड़े हो जाओ, महेश खड़े हो गए। लाल रंग का गौछा, अरे आदमी लाल रंग का गौछा डालेगा, काला डालेगा, पीला डालेगा, हरा डालेगा, रंग तो होते हैं, हर आदमी की जो समस्या होती है। तो ये अटकल वाला विज्ञान नहीं, ये विज्ञान श्योर साठ है, प्रमाणित विज्ञान है। बस इसके साथ में हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और हमें बड़ा कष्ट होता है आप लोग जब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते। अब देखना इस बार है कि आप लोग हमारा कितने शेयर करते हैं, कितने लाइक करते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं। हम आपसे पुनः मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में, और जिसमें हमने ये बताया है अगले वीडियो में कि अगर आपका इन ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़े तो आप अरबपति करोड़पति बन सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों का एहसास हो। ठीक, इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, और हम ये चाहेंगे इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री।